जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत भी होती है, गुस्सा भी होता है। कई बार मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरी बीवी जब नाराज़ होती है, गुस्से में होती है, तो मैं प्यार में उनसे आई लव यू बोल देता हूँ। आई लव यू के बदले में उधर से आता है आई हेट यू। यहाँ से कुछ सिलसिला हंसी मजाक के बाद फिर कहानी नॉर्मल हो जाती है। मगर आज की कहानी नॉर्मल नहीं थी। ऐसी कहानी जिसने प्रदेश सरकार को हिला के रख दिया। एक आई लव यू बोल देता है, उधर से आई हेट यू का जवाब आता है, और इसके बदले में एक दो नहीं 4 जिंदगियां इस कदर ख़त्म कर दी जाती हैं कि जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। विपक्ष सरकार को घेर लेता है, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इस मामले में ऐसी लीपापोती की गई जैसे कि किसी गांव के घर को, जो कच्चा घर है, उसमें मिट्टी और गोबर मिला के उसे लीपाई पुताई कर देते हैं। ठीक इस केस में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। इस केस का भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस केस की खुलासा किया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज की। प्रयागराज का एक थाना है फाफा-मऊ, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गोहरी। दरअसल 25 नवंबर की लगभग 10 बजे के आसपास सुबह के, और एक घर से बकरियों के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। वो बकरियां लगातार नॉन स्टॉप पिछले कई घंटे से आवाज़ें लगा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक और घर है। ये आवाज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं 500 मीटर दूरी, यानी कि आधा किलोमीटर तक उनके रंभाने की, उनकी चीखने की आवाज़ें बकरियों की पहुँच रही हैं। तो वो घर वाले आते हैं इस घर में, और आकर जो देखते हैं तो वाकई घर के आंगन में 4-5 बकरियां हैं जो बंधी हुई थी, वो रंभा रही थी। उन्हें देख के लग रहा था कि उन्हें कम से कम 24 घंटे से न खाना मिला है न पानी मिला है, इसलिए शायद उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो व्यक्ति थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो एक चारपाई पर जो इस घर का मालिक है, इसका नाम फूलचंद है, उम्र लगभग 50 साल, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को देखने के बाद उस पड़ोसी की चीखें निकल जाती हैं। वो चिल्लाने लगता है और शोर मचाकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। ये आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि बकरियों के चीखने से, बकरियों के रंभाने से कहीं ज़्यादा थीं, और इस आवाज़ों को सुनने के बाद उस व्यक्ति की तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वो घर का जो आंगन है, वो आंगन अब महिलाओं से, बच्चों से, आदमियों से भर चुका है। इसके बाद कुछ लोग आगे बढ़कर देखते हैं तो इस घर की जो मालकिन है मीनू देवी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, उसके ऊपर आधा लिहाफ पड़ा हुआ है और आधा लिहाफ उसके बेटे के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि उसका बेटा ज़मीन पर पड़ा हुआ है। यानी कि 2 चारपाई हैं और 3 लाशें अब तक लोगों को मिल चुकी हैं। और उसके बाद फिर लोग एक कमरे के अंदर जब जाते हैं तो बेटी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अर्धनग्न कहें या पूरे कपड़े उसके जिस्म पे थे ही नहीं, शरीर उसका पूरी तरह से नंगा पड़ा हुआ है, और कपड़े उसके इधर उधर रखे हुए हैं, सलवार कमीज़ वगैरह। ये नज़ारा देखने के बाद गांव का हर व्यक्ति परेशान हो जाता है, और इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। फाफा-मऊ पुलिस वहाँ पर मौके पर आती है, और फोरेंसिक टीम, यहाँ पर डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, सर्विलांस बुलाई जाती है। तमाम तरह के जो ऑफिसर हैं जो इस घटना का खुलासा करने के लिए आदेश हुए थे, सभी लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। मगर एक ही घर में 4 लोगों की हत्याएँ होना, ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है, मीडिया पर भी चलने लगती है, और देखते ही देखते परिवार वालों को समझाते बुझाते घर वालों को इन 4 लाशों को कब्जे में लिया जाता है, और साथ ही इनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से खुलासा होता है कि किसी भारी वस्तु से, जो कि सर में मारी गई थी, और इस लड़की के साथ, इसमें एक लड़की है, एक बेटा है, एक महिला है और एक घर का मालिक है। यही हम चारों की बात करें तो चारों में जो घर का मुखिया है फूलचंद, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, इस घर की मालकिन मीनू देवी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, एक बच्चा है 10 साल का जिसका नाम शिव है, और एक लड़की है गौरी, जो कि अभी उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था। इन चारों की डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे पता चलता है किसी भारी वस्तु से इनके मारने के बाद फिर भी गला घोंटा गया था। मारने वाला चाहता था कि इनकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएं, बचने के कोई चांस नहीं हो।
मगर उस लड़की को सबसे लास्ट में मारा गया था, आखिर में, और मारने से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके शरीर पर कुछ सीमन के सैंपल भी मिले हैं जो कि जांच के लिए डीएनए के लिए भेजे गए हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों और किसने इस परिवार को ख़त्म कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटती है। शव पोस्टमार्टम के बाद जब घर आते हैं तो इससे पहले कि उनका अंतिम संस्कार की तैयारी चलती, कुछ बात होती, तो विपक्ष ने भी अपने हमला शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी, मायावती ने भी तीखी प्रतिक्रिया की। मगर कांग्रेस की प्रियंका गांधी सीधे ही घर पहुंच जाती हैं और घर में जाकर कहती हैं कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। गांव वाले भी यही चाहते थे। पुलिस जब तहरीर लेती है तो परिवार का एक सदस्य गांव के ही 11 लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करवा देता है। उन 11 लोगों की अगर हम बात करें तो ये ठाकुर परिवार है। इसमें एक महिला है बबली सिंह, आकाश, अमित, राव, मनीष, अभय, राजा, कुलदीप, कान्हा, अशोक, इन सब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बबली सहित 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इसमें 2 लोग पहले से ही मुंबई में हैं, एक पहले से ही चोरी के इल्ज़ाम में जेल में है और एक व्यक्ति पहले से ही, इस घटना के पहले से ही वो हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस को कहीं ना कहीं खटक रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन यही है कि नहीं है। पुलिस अब इसकी पड़ताल में जब घुसती है तो पता चलता है कि इस फूलचंद नामक जो व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है, उसको पटवारी और प्रशासन की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से, इसको आधा बीघे का एक पट्टा किया गया था कई साल पहले। मगर इस पट्टे पर फिलहाल जो गांव के कुछ दबंग लोग हैं उनका कब्जा था। इसी बात को लेते हुए, देखते हुए इन दोनों ही इस परिवार में और उस ठाकुर परिवार में झगड़ा रहने लगा और 2 सितंबर 2019 को फाफामऊ थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए इसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। परिवार के लोग बार बार थाने जाते थे, कहते थे कि साहब ये हमारे इस पे पट्टे पे कब्जा कर रहे हैं, मगर पुलिस सुनती ही नहीं थी। जब पुलिस सुन नहीं रही है तो मामला कुछ बढ़ने लगा। 2019 गुजर जाता है, 20 भी गुजर जाता है और जब 2021 आता है तो फिर ठाकुर समाज की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया 21 सितंबर 2021 को। उधर एक मुकदमा फिर उन्होंने दर्ज करा दिया। यानी कि इस आधा बीघा ज़मीन पर 3 मुकदमे हो चुके थे। एक तरफ से 2 मुकदमे, एक तरफ से 1 मुकदमा। पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा ईमानदारी से कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर काश कार्रवाई होती तो शायद ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते ही नहीं आगे। इसकी थोड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत थी, मगर पुलिस ने, प्रशासन ने इस बात पर कोई गौर नहीं की। दोनों ही पक्ष थाने जाते थे, दोनों ही पक्ष प्रशासन से गुहार भी लगाते थे और ये मामला चल रहा है। पुलिस इस आधार को भी मानती है और इस आधार के हिसाब से 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 11 में से पुलिस 8 को गिरफ्तार भी कर लेती है और कहती है कि ये शव हैं, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। मगर प्रियंका गांधी जब वहाँ पर मौजूद होती हैं तो लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो मना करते हैं कि हम इस शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कुछ मांगे हैं। इस परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाए, लगभग 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए, शस्त्र लाइसेंस भी देना चाहिए। उसमें से कुछ मांगे मान ली जाती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं, जैसे आईजी साहब पहुँच जाते हैं, डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी सर्वश्रेष्ठ सिंह, और इसके अलावा डीआईजी, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। कई घंटों की मशक्क़त के बाद परिवार मान जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है उससे पता चलता है कि इन लोगों को 23 नवंबर की रात में मारा गया था। 23 नवंबर की रात, 24 नवंबर का पूरा दिन, 24 नवंबर की पूरी रात और 25 नवंबर की सुबह 10 बजे गांव वालों को ये पता चलता है कि 4 लोग इस घर में मारे जा चुके हैं। मगर पुलिस को लगता था कि अभी जो तहरीर मिली है, जो 8 लोगों को उठाया गया है, वो शायद सही नहीं है। उनकी जो जांच है वो गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि जिन 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, 2 मुंबई में हैं, 1 हॉस्पिटल में और 1 जेल के अंदर है। तो पुलिस इस घटना की जांच के लिए जो इस लड़की का, इस परिवार का मोबाइल नंबर है, उसको सर्विलांस पर लगाती है और सर्विलांस पर लगाने के बाद एक नाम आता है, एक अनजान व्यक्ति आता है, इसकी दखल होती है और पुलिस उस अनजान व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती है, इसका नाम है पवन सरोज।
पवन सरोज यहीं आसपास के गांव है कोरसंड, वहाँ का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 23 साल है। कद काठी से वो लगता है जैसे कि 50-55 किलो का होगा। बहुत ज़्यादा उसका इतिहास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कुछ भी नहीं है। एक भट्टे पे काम करता है, मजदूरी करता है। जब किसी का घर बनता है तो वहाँ सेटरिंग लगा के उस घर की लेंटर वगैरह डलवाने की कोशिश करता है। यही इसका काम है। और ये आरोपी अब पुलिस के हिरासत में है। जब पुलिस इस लड़की के मोबाइल की जांच पड़ताल करती है तो वहाँ से तो कुछ ऐसी चीज़ निकल के नहीं आती हैं, लेकिन जब पवन सरोज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मोबाइल में व्हाट्सएप पर चैटिंग है और वो उसी लड़की से चैटिंग करता है जिस लड़की का सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उसे देखकर उसमें लिखा हुआ है, ये लड़का लिखता है आई लव यू और उधर से आता है जवाब आई हेट यू। पुलिस को अभी तक इस लड़के के खिलाफ ये सबूत मिले हैं। पुलिस जब इस लड़के की घर की जांच पड़ताल करती है तो इसके घर के में एक इसका चाचा है, चाचा के बेटे सोनू की पैंट मिलती है और वहाँ पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं उस पैंट पर। उसे देखकर पुलिस उसके भाई को भी पकड़ने की फिराक में है, लेकिन वो 21 नवंबर से गायब है, भागा हुआ है। पुलिस कहती है कि उन 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 11 के खिलाफ मुकदमे थे, 8 गिरफ्तार हैं। उनमें से 7 पुरुष हैं, 1 महिला है। 7 के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस लड़की के सैंपल से जांच कराई जाएगी। साथ ही इस लड़के का भी डीएनए सैंपल लिया गया है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा जो ये पवन सरोज है, इसके साथ 3 और साथी शामिल बताए जा रहे हैं, तो उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। मगर जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, घेरा है, उस हिसाब से ये मुद्दा कहीं ना कहीं जातिगत रूप ना ले, ये भटक ना जाए, इसलिए पुलिस ने इन्हीं के समाज के, इन्हीं की बिरादर का एक लड़का है पवन सरोज, उसको गिरफ्तार कर लिया है। कुछ पुलिस का दावा है कि जब इसे सवाल करते हैं तो ये जवाब कुछ अलग देता है। पुलिस को सवालों में गुमराह कर रहा है, इसलिए पुलिस का जो परिस्थिति जन्य सबूत जुटाए गए हैं वो इसके खिलाफ हैं। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची है कि यही आरोपी है या नहीं है, मगर इस खुलासे को देखकर यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि कोई किसी को आई लव यू लिखे और उसके बदले में आई हेट यू आए और आई हेट यू से वो इतना नाराज़ हो जाए कि उसकी जान ले ले। उसकी ही नहीं बल्कि उसके साथ रेप भी करे, बलात्कार करे, वो भी सामूहिक, और साथ में उसके माँ, उसके पिता और उसके भाई को वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। ये वाकई अपने आप में एक सवाल खड़े करने वाली बात है। सवाल खड़े होने लाजमी हैं, क्योंकि इंसान का काम सवाल करना है और प्रशासन का काम सवालों के जवाब देना है। सवालों के जवाब मिलेंगे तो ही सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।